Hey guys, welcome to the channel Audit Practically. And today's agenda is making you aware about Benford's Law. Basically, ये Benford's Law क्या है और इसके बारे में अवेयरनेस करना है आज का सेशन में और इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये देखेंगे। ये बेनफोर्ड्स लॉ बहुत ज़्यादा होता है, यूज होता है सॉरी इनेबिलिटी फॉरेंसिक कोर्सेज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉरेंसिक कोर्सेज में फॉरेंसिक ऑडिट में सॉरी फॉरेंसिक ऑडिट में बहुत ज़्यादा यूज होता है बेनफोर्ड्स लॉ, और इससे बहुत फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया जाता है नंबर्स पे, अगर मतलब कंपनीज में। और ये कैसे डिटेक्ट होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहले जानते हैं व्हाट इज बेनफोर्ड्स लॉ। बेनफोर्ड्स लॉ क्या बोलता है, व्हाट इज बेनफोर्ड्स लॉ। सो बेनफोर्ड्स लॉ बेसिकली बोलता ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं सपोजिटली कि एक कंपनी है जिसने बहुत सारा परचेजेस किया है ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारा परचेजेस किया है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वो जो परचेजेस किया है तो उसमें किसी इनवॉइस का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है, किसी इनवॉइस का वैल्यू 1 4 5 6 हो सकता है, टोटल इनवॉइस वैल्यू किसी का 6 7 8 9 हो सकता है, 9 8 7 6 हो सकता है, 5 4 5 3 हो सकता है, ऐसा कुछ भी रैंडम नंबर्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बता सकते हो कि ये जो इनवॉइसेस जो उन्होंने परचेज किया है उसमें वन से नंबर कितने सिचुएशंस में वन से नंबर स्टार्ट होगा, ये क्या आप बता सकते हो। कि वन से मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस में वन से स्टार्ट होने वाला नंबर्स कितना हो सकता है, या टू से स्टार्ट होने वाला नंबर्स कितना हो सकता है, या थ्री से स्टार्ट होने वाला नंबर्स कितना हो सकता है, या बता सकते हो। आप बोलोगे मैक्सिमम की इक्वल चांसेस होगा, इक्वल इक्वल होगा सारा इनवॉइसेस का आने का प्रोबेबिलिटी, जो कि शायद होगा परसेंटेज टर्म्स में 11.11। अगर मैं बोलूं कि वन फर्स्ट डिजिट वन होगा, द लीडिंग डिजिट, बेसिकली लीडिंग डिजिट इज द टर्म यूज, कि लीडिंग डिजिट कोई भी ऐसे इनवॉइस के सीरीज में वन होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 11% होगा। टू का भी सेम, सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड एवरीथिंग। बट एक महान इंसान थे, फ्रैंक बेनफोर्ड, ये थे वो इंसान, और उन्होंने बोला था नहीं नहीं, वन नहीं होगा, वन का प्रोबेबिलिटी 11.11 नहीं होगा, वन का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 30% होगा, ऑलमोस्ट 30%। वैसे ही टू से नंबर स्टार्ट होगा ऐसे नंबर्स के सीरीज में वो 17% होगा, सिमिलरली थ्री का 12%, फोर का। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि एक जैसे जैसे नंबर्स ये होता है डिक्रीज हो रहा है, उस तरह से परसेंटेज भी कमते, सॉरी नंबर्स इंक्रीज हो रहा है उस तरह से परसेंटेज कमते जा रहा है। उन्होंने ये तो पहला ये जो आइडेंटिफाई ये पैटर्न किया गया था, ये आइडेंटिफाई किया था, ये किया गया था, साइमन न्यूकॉम्प करके पर्सन थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने क्या देखा था एक्चुअली, उन्होंने देखा था कि कुछ लॉगरिदम्स के बुक थे, लॉगरिदम्स के बुक, और उन्होंने देखा था उसमें कि लॉग के बुक्स का इनिशियल जो पेजेस होता है उसमें, जैसे कि हमारा डिक्शनरी क्या होता है, इनिशियल पेजेस में ए से शुरू होता है, फिर बी से शुरू होता है, फिर सी से शुरू होता है। तो उसी तरह लॉग के बुक में इनिशियल्स छोटे नंबर से शुरू होते हैं, और लॉग बुक में, और उसके बाद बाद में जाके वो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि फ्रंट पेजेस ज्यादा वोन आउट थे, मतलब ज्यादा फटे थे, ज्यादा ये हो गए थे, स्पॉइल्ड थे, रैदर देन कंपेयर टू पीछे के पेजेस। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है, बट रीजन की इनको नहीं आइडेंटिफाई हो पाया, रीजन इनको ठीक से नहीं पता चला कि ऐसा क्यों हो पा रहा है कि सामने के पेजेस ये हो रहा। फिर ये 1881 में ये चीज डिस्कवर कर चुके थे। फिर फ्रैंक बेनफोर्ड आए, ये एक फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने भी ये पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि यार ऐसा सच में हो रहा है, लॉग के बुक्स में इनिशियल है। तो उन्होंने फिर बहुत सारा, मतलब 2000 3000 डेटा, मतलब ऐसा जैसे परचेज के इनवॉइसेज है, ऐसे सेल्स के इनवॉइसेज, और बहुत सारा, मतलब बहुत सारा अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप्स का डेटा को ऑब्जर्व किया, कंपनी का वैल्यूएशंस और एटॉमिक वेट्स और बहुत सारा अलग अलग तरीके का डेटा को ऑब्जर्व किया, और देखा कि एक पैटर्न आ रहा है कि ये जो नंबर्स है, इसमें भले ये नंबर्स चल रहा है लेकिन इसमें लीडिंग डिजिट जो है वन का, परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस इज मोर, मतलब कोई भी टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस में परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस इज मोर रादर देन नंबर टू, एंड उसी तरह नंबर टू इज मोर देन थ्री। ऐसे करके उन्होंने ऑब्जर्व किया है डेटा, मतलब कि टोटल अगर मेरा 100 इनवॉइसेस है सपोजिटली, या 1000 पकड़ के चलते हैं, तो 30% चांस है कि वो जो नंबर है, इसका मतलब ये जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि 30% चांस है
कि वो नंबर 1 से शुरू होगा, जो आपके टोटल इनवॉइसेस है, इनवॉइस का जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होगा। उसी तरह 17% चांस है कि वो नंबर 2 से शुरू होगा। उसी तरह 12% चांस है कि वो नंबर 3 से शुरू होगा। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज कि लेकिन ये भी रीजंस नहीं आइडेंटिफाई कर पाए थे कि ऐसा क्यों। इन्होंने बहुत सारे डेटा को देख के ये पैटर्न तो ऑब्जर्व किया, मतलब कि सब में ये डेटा वैलिड हो रहे हैं, बट ये रीजंस उतना अच्छा से क्लियरिटी से नहीं बता पाए। लेकिन जब एक हिल करके इंसान थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1995 में इसका रीजन को आइडेंटिफाई कर पाया। और वो रीजन बेसिकली ऐसा था कि उन्होंने बोला कि देखो कोई भी हर चीज एक छोटे नंबर से शुरू होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं वैल्यू ऑफ अ कंपनी, वैल्यू ऑफ अ कंपनी, वो बोले कि एक छोटे से शुरू होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता है, बेसिकली धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है। तो सपोजिटली एक वैल्यू ऑफ अ कंपनी 1 लाख रुपीज है, सपोजिटली फॉर एग्जाम्पल। उसको 2 लाख बनने के लिए, 2 लाख बनने के लिए उसको 100% ग्रो करना पड़ेगा, मतलब 100% उसको बढ़ना पड़ेगा। बट वही नंबर को फिर 3 लाख बढ़ने के लिए, 3 लाख, क्योंकि मेरा बेस चेंज होके हायर बेस हो जा रहा है, तो उसको सिर्फ 50% ग्रो करने से, 50% मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस किया 3 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, जो भी परसेंटेज मिला है। सो उसको इंक्रीज होने में सिर्फ 50% का इंक्रीज चाहिए। उसी तरह नंबर ये नंबर 4 लाख है, इसको इंक्रीज होने में सिर्फ 33% का ग्रोथ चाहिए। तो बेसिकली जितना छोटा नंबर होता है उसको इंक्रीज होने में ज्यादा टाइम लगता है रैदर देन बड़ा नंबर। तो हर चीज छोटे नंबर से, कंपनी का जब सेल करना शुरू, कंपनी का वैल्यूएशन हो गया, कंपनी का इनवॉइसेस का प्राइस हो गया, मटेरियल्स का प्राइसेस, छोटे नंबर से शुरू होता है और वो एक पीरियडिकली छोटे छोटे से ग्रो करता है। तो जब जब ग्रो करता है तो छोटे नंबर से उसको ग्रो करके बड़े नंबर में पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है रैदर देन बड़े नंबर से फर्दर फर्दर ग्रो करने में। सो 1 लाख से 2 लाख में उसको ज्यादा टाइम लगता है बढ़ने में, 100% का उसको ग्रोथ चाहिए। उसी तरह बट 2 लाख से 3 लाख में उसको 50% सिर्फ ग्रो करने से हो जाएगा। उसी तरह 3 लाख से 4 लाख 33%, और ऐसे ऐसे ये डिक्रीज होता जाता है। अगर तो ये एक तरीका है। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं और एक तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। सो मैं डेटा बनाया हूं सपोजिटली। सो मेरे डेटा के हिसाब से मैं ईयर 0 में हूं और वैल्यू है मेरा कंपनी का 1 लाख रुपीज, सपोजिटली 1 लाख रुपीज है। अगर किसी को नहीं पता तो एक रूल ऑफ 72 होता है, रूल ऑफ 72, जो कहता है कि 72 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज, मतलब इज इक्वल टू कितने साल में पैसा, मतलब वैल्यू डबल हो जाता है। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 15 4 60, तो मतलब मैं 4 पकड़ के अप्रोक्स चल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 4.5 4.6 ऐसा कुछ नंबर आएगा, नंबर आएगा, तो 4 है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक कंपनी जिसका वैल्यू ईयर 0 में 1 है और ईयर 4 में 2 है, ठीक है, सॉरी ईयर ईयर 0 में 1 है, उसको 2 बनने के लिए 4 साल लगेंगे, 2 बनने के लिए 4 साल लगेंगे। 15% से अगर वो एवरी ईयर ग्रो कर रहा है, उसका वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी 15 ईयर से ग्रो कर रहा है। ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका अर्निंग्स बढ़ रहा है, अर्निंग्स बढ़ रहा है, उसका नेटवर्थ ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो ग्रो कर रहा है, सो उसको ग्रो करने में 4 इयर्स लगेंगे। उसी तरह 2 से 4 होने में उसको 4 इयर्स लगेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर उसको 4 साल लग गए सिर्फ 1 से 2 होने में, लेकिन यहां पर उसको 4 साल में वो 2 से 4 हो गया, और सिमिलरली और 4 साल में वो 4 से 8 हो जाता है। मतलब यहाँ पर वो 4 ग्रो किया एक्चुअली, और यहाँ पर वो 2 ग्रो कर गया, और सिमिलरली और 4 साल में वो और 8 ग्रो हो जाता है, 8 4। इस ये होता है शेयर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बेसिकली आज मैं कंपाउंडिंग का सेशन नहीं दे रहा हूँ, तो बट कंपाउंडिंग इसीलिए बोला जाता है कि 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। सो बेसिकली हमें ये देखने को मिला कि स्मॉल नंबर को ग्रो करने में ज्यादा टाइम लग रहा है रादर देन बिग नंबर्स को ग्रो करने में। सो अगर मैं इसी डेटा को अगर मैं एक 10 इयर्स का लाइफ लूं, सपोजिटली 10, ठीक है, तो मैं अगर 10 इयर्स का ग्रोथ साइकिल लूं तो आपको ईयर 1 से 2 होने में 4 इयर्स लगा। ठीक है, और 2 से लेके ऑलमोस्ट 2 से लेके अगर मैं बोलूं कि 8 तक पहुंचने के लिए 8 इयर्स लगा, 8। ठीक है,
8, और अगर मैं इसको सपोजिटली बोलूं कि 9 या 10 तक पहुंचने में कितना लगेगा, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर्स पकड़ के चल रहा हूँ कि 9 तक ये नंबर को बढ़ने में 9 ईयर्स लगता है, तो टोटल कितना हुआ 13। अगर मैं 4 को 13 से डिवाइड करता हूँ, 4 को 13 से डिवाइड करता हूँ, सो अप्रोक्सीमेटली जो परसेंटेज आएगा 4/13, 13 को डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली जो परसेंटेज आएगा वो 30% के आसपास होता है। सो यही लॉजिक हर नंबर्स पे अप्लाई होता है, एंड दैट इज द रीजन कि ये बेनफोर्ड्स लॉ अप्लाई होता है। मतलब सो ये रीजन बेनफोर्ड्स लॉ तो बहुत जन को पता चल जाएगा इजीली, बट रीजंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीजंस बहुत इजीली नहीं समझ में आता, तो आपको अब रीजन समझ में आ गया। और इसी चीज को मैंने एक बार इधर पर प्रूफ में मैंने यही चीज को करके भी देखा एक बार, कि मैंने जैसे 1 लाख रुपीज को लिया एक्सेल में, और 1 लाख रुपीज को 5% से, यहाँ पर मैंने 5% से ग्रो कर रहा हूँ, इसको मैं 15% भी कर सकता था, तो मैंने 5% से ग्रो करके देखा, 5%, 5%, 5%, ऐसे करके मैंने 1000 ईयर्स तक ग्रो किया। ये 5% से एवरी ईयर 5% से ग्रो कर रहा है। सो जो नंबर आया तो मेरा टोटल 1000 नंबर्स था, और मैंने फिर इसका यहाँ पर कैलकुलेट किया, एक लेफ्ट फंक्शन यूज किया। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि फर्स्ट डिजिट नंबर या कितने डिजिट्स तक नंबर चाहिए मुझे, अगर सेकंड डिजिट, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा लेफ्ट ब्रैकेट दिस सेल कॉमा 1, 1 मतलब कि वो पहला डिजिट मेरे को देगा। अगर मैं 2 लिखता तो शायद ये नंबर 10 आता, तो अब ये देखो ये नंबर 10 हो गया, ठीक है। सो 1 लिखा इसलिए ये नंबर फर्स्ट डिजिट आया, 2 लिखता, इसी तरह 3 लिखता तो फर्स्ट 3 डिजिट्स देता। इसी तरह एक फंक्शन होता है राइट, जो राइट साइड से पहला 1 डिजिट, पहला 2 डिजिट्स या पहला 3 डिजिट्स या गोइंग फॉरवर्ड जितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए वो देता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो मैंने लेफ्ट का फंक्शन लगाया और यहाँ पर डेटा को खींच दिया और स्क्रॉल डाउन कर दिया, और फिर मैंने एक नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक काउंट का फंक्शन लगाया मैंने कि काउंट इफ फंक्शन। मैं ये अभी एक हम लोग डेटा रियल लाइफ डेटा में करके भी देखेंगे। काउंट इफ फंक्शन मैंने लगाया, काउंट इफ में इस वैल्यूज को पूरा सिलेक्ट किया और कॉमा लिखा C1, C1 मतलब कि ये 1 कितने बार आ रहा है टोटल इस वैल्यू से, मतलब ये वाला वैल्यू में टोटल 1 कितने बार है, ये जो 1 से लेके ये 1000 दिख रहा है, तो यहाँ पर 307 टाइम्स दिखा कि नंबर 1 आ रहा है। उसी तरह 2 नंबर 176 टाइम्स आ रहा है, और 3 नंबर 122 टाइम्स, ऐसे करके बढ़ रहा है। सो टोटल इसी का परसेंटेज आता है 30%, सॉरी 0.307, 0.176, ऐसे करके ये परसेंटेज आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट बेनफोर्ड लॉ का परसेंटेज से ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। तो ये लॉजिक होता है कि उन्होंने ये लॉ क्यों बनाया था। अब क्वेश्चन है कि हम लोग इसको कैसे अप्लाई करते हैं, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। सो रियल लाइफ में इसको अप्लाई करने के लिए मेरे पास एक शीट है जो कि परचेज रजिस्टर, ठीक है। ये आपको भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का परचेज रजिस्टर मिलेगा। सो हमको अब यही अप्लाई करना है बेसिकली कि ये डेटास पे हो पा रहा है कि नहीं। ये जो परसेंटेज जो मिस्टर बेनफोर्ड जी ने निकाल के दिया हमें, ये परसेंटेज जो यहाँ पर ये जो 30% वो बोल रहे हैं कि 1 से नंबर जो शुरू होगा 30% होगा कि नहीं, 2 से नंबर जो शुरू होगा वो 17 होगा कि नहीं, इसी को हमें देखना है। तो इसको हम लोग परचेज रजिस्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स रजिस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेंट्री में भी कभी अप्लाई कर सकते हैं कि इन्वेंट्री का वैल्यू भी कुछ इसी पैटर्न में फॉलो हो रहा है कि नहीं, ऐसे करके हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मेरे को डिविएशन बहुत ज्यादा दिखा, अगर मेरे को 1 में दिख रहा है कि नहीं 1 का परसेंटेज सिर्फ 10% आ रहा है, मतलब कि डेटा को मैनिपुलेट किया गया है, मतलब डेटा को ये किया गया है। सो मेरे पास एक्चुअल में एक रियल लाइफ डेटा, और मैंने इस डेटा में कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया है। ये जो डेटा है पूरा एक कंपनी का है, और इस डेटा को मैंने थोड़ा सा भी मैनिपुलेट नहीं किया है। मतलब इसका फिगर्स को तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि मैंने कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया है। ये फिगर्स पूरा वैसा आ रहा है। तो इसमें कुछ फिगर्स है जैसे वाउचर, इनवॉइस, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, आइटम नेम, ग्रॉस अमाउंट और सीजीएसटी एक्स, और टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गया। टोटल इनवॉइस हम लोग इससे ही काम करेंगे, टोटल इनवॉइस वैल्यू से। सो अब हम लोग बेनफोर्ड्स लॉ को इसमें लगा के देखते हैं। सो पहला जैसा आप याद है कि हमने लेफ्ट फंक्शन यूज किया था, क्योंकि हमको फर्स्ट डिजिट चाहिए, हम फर्स्ट डिजिट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने लेफ्ट फंक्शन में गए, लेफ्ट फंक्शन यहाँ पर किए, और उसके बाद हमको कितना कैरेक्टर्स चाहिए, टेक्स्ट चूज किए, फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए सिर्फ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो पहला कैरेक्टर चाहिए इसलिए 1, 2 कैरेक्टर्स चाहिए होता तो 2 करते। सो ये आ गया 1। जैसे कि इस नंबर, इसको मैं डाउन गया और ऐसे करके मैंने कंट्रोल डी कर दिया, मेरा पूरा वैल्यूज यहाँ पर आ गया पूरा। तो मेरा सारा लेफ्ट
1 से, जो नंबर 2 से शुरू हो रहा है वो उसका 2 आ गया, जो नंबर 4 से शुरू हो रहा है वो 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं किया कि फर्स्ट डिजिट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2, सो 1 2, हमको 9 तक चाहिए क्योंकि एक नंबर 1 से लेके 9 तक ही शुरू हो सकता है, 0 से तो शुरू नहीं होगा। सो 1 to 9 ये नंबर है, और हमको निकालना है कि अब इतने सारे इनवॉइसेस में 1 से शुरू होने वाला नंबर्स कितना है, 2 से शुरू होने वाला नंबर्स कितना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ में गए, काउंट इफ में रेंज में मैं ये नंबर सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी नंबर्स को निकाल लिया है। सो यहाँ पर काउंट इफ में गए और मैंने काउंट इफ किया, उसके बाद मैंने इस इधर पर वो डॉलर्स लगा दिया F4 करके, ताकि ये फ्रीज रहे डेटा, सेल्स ये ना हो। और क्राइटेरिया है इसका क्या, क्राइटेरिया इसका 1, मतलब इतने ये सेल में पूरा इसको सिलेक्ट करो और 1 नंबर्स कितने बार आ रहा है उसको काउंट करो, ठीक है। और इसको मैंने टैप कर दिया तो इधर बता रहा है कि 180 टाइम्स 1 आया, ठीक है। इसी तरह मैं अब इसको स्क्रॉल डाउन करके कंट्रोल डी कर सॉरी इसी तरह स्क्रॉल डाउन करके कंट्रोल डी कर देता हूँ। सो ये आ गया मेरे पास टोटल। तो 2 से नंबर 112 आ रहा है, 3 से नंबर 72 टाइम्स आ रहा है, 4 से नंबर 62 टाइम्स आ रहा है। और मैं समेशन किया, समेशन का फॉर्मूला लगाया, समेशन किया क्योंकि मुझे परसेंटेज टर्म्स में चाहिए, तो 640 आता है परसेंटेज, सॉरी 640 आता है अकाउंट। अब मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए 180 डिवाइडेड बाई 640, और ये क्योंकि फ्रीज रहेगा तो मैं यहाँ पर FN F4 करके इसको फ्रीज कर दिया। सो हमें एक पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न कि 1 का नंबर 28% आ रहा है, 2 का नंबर 17% आ रहा है, 3 का ये आ रहा है। तो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड तो दिख रहा है नंबर्स में, डिक्रीजिंग ट्रेंड तो दिख रहा है, लेकिन पूरा बेनफोर्ड्स लॉ के साथ मैच कर रहा है कि नहीं वो देखना है। तो हमें बेनफोर्ड्स लॉ का जैसे फर्स्ट डिजिट का निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हम लोग को मतलब ये ऐसा नहीं है कि नंबर्स को याद रखना पड़ेगा या कहीं से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, हम लोग सिंपली लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला है log 10, मतलब log 10 मतलब log का बेस 10 है, 1 + 1 बाई ये नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब 1/1। अगर 1 का चाहिए हमें परसेंटेज निकालना है तो 1 + 1/1, अगर 2 का परसेंटेज निकालना है तो 1 + 1/2, ऐसे करके। सो ये आ गया log का एज पर बेनफोर्ड्स लॉ क्या परसेंटेज आ रहा है। सो हमें दिख रहा है कि 30% यहाँ आ रहा है, 28% यहाँ आ रहा है, उसी तरह 11.25, 12.49 ऐसे करके आ रहा है, 9.69 यहाँ पर एग्जैक्ट ऑलमोस्ट मैच हो गया, 9.69, 9.69। यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन है, यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा डेविएशन है, 9 में 4 ये हो गया। कितना डेविएशन है उसको एक बार परसेंटेज टर्म्स में निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर 1.98% का डेविएशन है, और एक पैटर्न आ रहा है। तो जरूर से करके देखना, जो भी इनवॉइसेस, सेल्स रजिस्टर, ऐसा कुछ डेटा हो जहां पर ये अप्लाई कर पाओ, हर डेटा में एक बार अप्लाई करके देखना। जहां पर नहीं अप्लाई होगा वहां पर लिमिटेशंस होगा, मैं लिमिटेशंस के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, बट एक पैटर्न आ रहा है। अब 1% है, जनरली 3-4% से ज्यादा डेटाज में ये आता है, अगर वेरिएंस आता है तो हमें उस नंबर, वो जो नंबर सीरीज है जहां पर वेरिएंस आ रहा है वहां पर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, वहां पर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने मुंह पर बोल दिया कि 3-4% से ज्यादा अगर वेरिएंस आता है तो इन्वेस्टिगेट करता है, बट यहाँ पर दो तरीका है और भी मतलब कि पता करने का कि नंबर्स एक्सेप्टेबल है या नहीं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एक तरीका है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या होता है कि हम एब्सोल्यूट नंबर कर देते हैं इसको, मतलब कि एक मॉड ब्रैकेट लगा देते हैं। मॉड ब्रैकेट जैसे कि मॉड ब्रैकेट साइंस को नहीं दिखता, कंट्रोल डी किए, फॉर्मूला को खींच दिया और एक एवरेज का फॉर्मूला लगाए, एवरेज का फॉर्मूला लगाए और इसका एवरेज करके देखिए तो मेरा एवरेज आ रहा है 0.009, ये एवरेज आ रहा है। सो ये एवरेज, अब ये टॉलरेंस लिमिट के है कि नहीं, तो वो लोग जो लोग फॉरेंसिक्स ऑडिट ये लोग करते हैं, ये लोग का एक रूल्स होता है, रूल सेट में आता है। तो जैसे कि यहाँ पर होता है कि हम लोग ने फर्स्ट डिजिट एनालिसिस किया और जैसे कि हमारा नंबर आ रहा है 0.009 ऐसा आ रहा है,
सो मेरा फर्स्ट डिजिट नंबर है और ये रेंज 0.006 टू 0.012, सो मेरा रेंज इसी फिगर्स में आता है। तो बोल रहे एक्सेप्टेबल कंफर्मिटी, मतलब कि ठीक है डेटा, मतलब ज्यादा इसमें वेरिएशंस नहीं है। उसी तरह सेकेंड डिजिट एनालिसिस भी होता है और फर्स्ट टू डिजिट्स एनालिसिस भी होता है, जिस तरह मैंने अभी फर्स्ट डिजिट का किया और सेकेंड डिजिट का किया। सो एनालिसिस होता है। तो यहाँ पर है, तो ये एक तरीका बताता है कि हाँ डेटा सेटिस्फाइड है, मतलब इतना वेरिएंस आप टॉलरेट कर सकते हो, इतना वेरिएंस आप टॉलरेट कर सकते हो। अच्छा, इसको मैं एक चार्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं ये डेटा को हमारा। सो मैं डेटा में गया, सॉरी इंसर्ट में गए, सॉरी क्या गया, इंसर्ट में गए, रिकमेंडेड चार्ट्स, मैं यहाँ पर ऑल चार्ट्स किया और मैं यहाँ पर कॉम्बो चूज कर लिया, मैं कॉम्बो चार्ट्स लगाऊंगा और ओके कर दिया। ओके, सो आपको ये डेटा दिख रहा है। ये जो रेड जो लाइन है, बेसिकली ये लाइंस जो दिख रहा है सीरीज 2, ये है बेनफोर्ड्स लॉ के बेसिस में एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या होना चाहिए था। और ये जो ये जो ब्लू जो बार्स दिख रहा है, ये है कि एज पर मतलब हमारा एक्चुअल पैटर्न क्या आया बेसिकली। सो आप देख सकते हो कि 7 के नंबर में थोड़ा स्पाइक है, मतलब 7 के केसेस बढ़े हुए हैं, 8 के केसेस बढ़े हुए हैं। सो बेसिकली बेनफोर्ड्स लॉ ये बोलता है कि तो ये होता है एनालिसिस। हमारे डेटा के हिसाब से हमने जो मैड एनालिसिस किया, मैड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, इसका होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के हिसाब से डेटा ठीक ठाक है, मतलब आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ये टॉलरेंस लिमिट के अंदर है बेसिकली। अब लेकिन अगर बाई चांस टॉलरेंस लिमिट के बाहर होता तो ये क्या बोलता है, तो लॉ क्या बोलता है, तो लॉ बोलता है कि देखो टॉलरेंस लिमिट के अगर बाहर हुआ ना, सपोजिटली आपका अगर आपको लग रहा है कि नहीं 2% ना वेरिएंस बहुत ज्यादा है, 2% वेरिएंस मेरे को ज्यादा लग रहा है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अगर आप 7 डिजिट्स का, तो आप क्या करोगे, आप एनालिसिस में क्या करोगे, ये जो अपवर्ड जो चीज होता है, ये जो अप है इसको हम लोग स्पाइक बोलते हैं, और जो ये जो डाउन है इसको हम लोग वैली बोलते हैं, मतलब जो गैप है उसको वैली बोलते हैं, और जहां पर बढ़ जाता है उसको हम स्पाइक बोलते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्पाइक का एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 सीरीज से एक तरीका क्या है, 7 सीरीज से 51 इनवॉइसेज है, बेसिकली 51 इनवॉइसेज है। तो हम लोग एक तरीका क्या है कि 7 सीरीज का जितना भी इनवॉइसेज है सारा को हम लोग निकाल के पूरा डिटेल में सैंपलिंग करके ऑडिट करते हैं। बट इस केस में 51 है, फिर भी बहुत बड़ा सैंपल साइज है, ठीक है। लेकिन बेनफोर्ड्स बोलता है कि नहीं, एक काम करो, आप आपको 7 में डाउट लग रहा है ना, आप 7 सीरीज में पूरा 7 मत उठाओ, ठीक है। अब 7 सीरीज में एक 2 डिजिट एनालिसिस कर लो, मतलब कि 7 के साथ नंबर क्या हो सकता है, 70 हो सकता है, 71 हो सकता है, 72 हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है, सॉरी 72 हो सकता है, और ऐसे करके गोइंग इंक्रीज हो सकता है ये सारा नंबर्स। तो आप क्या करो कि 71, 72, 73 इसका भी लॉग सेम, लॉग 10 1 प्लस 1/71, ये हो जाएगा इसका परसेंटेज बेसिकली। इस परसेंटेज, ये परसेंटेज, और आप एक्चुअल परसेंटेज भी 2 डिजिट्स एनालिसिस करके निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला था, लेफ्ट का वैल्यू, लेफ्ट का फंक्शन अगर हम लोग यूज करते हैं, इजिकल टू, अगर हम लोग लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट ये नंबर और कॉमा दे के मैं अगर 2 कैरेक्टर्स कर दूंगा तो ये मेरे को 2 डिजिट्स देगा, पहला 2 डिजिट्स, और इसका एक्चुअल परसेंटेज सेम प्रोसीड्यूर्स आप निकाल सकते हो। और वहां पर जहां पर ज्यादा डिविएशन दिखेगा, वो इनवॉइसेस, मतलब आप 70, 71, 72, 73, 74 सारा मत निकालो। आपको अगर दिख रहा है 73 नंबर सीरीज से जो इनवॉइसेस है वो उसमें ज्यादा डिविएशन दिख रहा है, या 74 सीरीज से इनवॉइसेस वहां ज्यादा डिविएशन दिख रहा है, तो वो को आप निकाल लो। सो एक ये तरीका है। उसी तरफ सेकंड डिजिट एनालिसिस भी कर सकते हो, सेकंड डिजिट का भी मैथ्स का ये पैरामीटर्स है कि ये वैल्यूज के अंदर आता है। सेकंड डिजिट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरे पास सॉरी मेरे पास फर्स्ट सेकंड प्लेस में वैल्यूज का नंबर है, आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके
ये वैल्यूज के ऊपर काम कर सकते हो कि सेकंड प्लेस में क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकंड प्लेस में निकालने के लिए सेकंड प्लेस का निकालने का भी तरीका है, सेकंड प्लेस का प्रोबेबिलिटीज निकालने का, लेकिन वो फॉर्मूला काफी लेंदी है। तो आई विल रिकमेंड कि आप फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लो, बट मैं बता दूंगा कि सेकंड प्लेस का फॉर्मूला को कैसे निकालते हैं। तो अगर सेकंड प्लेस में, तो बेसिकली सेकंड प्लेस का फॉर्मूला होता है log 10 1 प्लस, आपको सारा परम्यूटेशंस लगाना पड़ेगा सेकंड प्लेस में। जैसे अगर आपको चाहिए कि सेकंड प्लेस में नंबर 2 का प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड प्लेस में नंबर 2, सो आप फॉर्मूला के आपका क्या होगा, एक हो सकता है कि सेकंड प्लेस में 12 हो सकता है, दूसरा हो सकता है सेकंड प्लेस में 22 हो सकता है, तीसरा होगा 32 हो सकता है, ऐसे 42 हो सकता है, सिमिलरली 52 हो सकता है। तो ये सारा प्रोबेबिलिटीज हो सकता है सेकंड प्लेस में 2 होने का। आपको वो सारा प्रोबेबिलिटीज को log 10 1 प्लस 1 बाई 12, फिर log 10 1 प्लस 1 बाई 22, फिर log 10 1 प्लस 1 बाई 32, फिर log 10 1 प्लस 1 बाई 42, ऐसे करके सारा को जोड़ना पड़ेगा। यही मैंने किया है, 1 प्लस 1 बाई 12, 1 प्लस 1 बाई 22, 1 प्लस 1 बाई 32, 1 प्लस 1 बाई 42 और 1 प्लस 1 बाई 52, ऐसे करके पूरा 92 तक मैंने किया है, तब जाके ये परसेंटेज आता है 10। इधर पर सिर्फ यहाँ पर एक एरर है, ये 19882 नहीं होगा, ये 10882 होगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा डिक्रीज होता है, यहाँ पर कोई टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। तो ये 108, मैंने उसी की तरह 3 का भी किया है, 1 प्लस 1 बाई 13, और ये देखो 10433 और 10433 मेरा भी परसेंटेज आया। तो इस तरीके से सेकंड डिजिट का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज अ गुड टेक्निक, ठीक है, जिसमें कि आप कर सकते हैं ये वाला एनालिसिस, और ये वाला एनालिसिस अब हर जगह हर इनवॉइसेस में करके देखिए, आपको मजा आता है कि नहीं, ऐसा ये परसेंटेज पैटर्न्स फॉलो होता है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा मैं और भी कुछ ऐड कर देता हूं कि अब अगर अगर डेटा मतलब कि बायस्ड है ना, या फिर डेटा में कुछ ऐसा, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं सपोजिटली, और सपोजिटली एक व्हीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सॉरी फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऐसा कुछ जो आटा, आशीर्वाद आटा बना रहा है, सपोजिटली, और सपोजिटली वो व्हीट खरीदता है सपोजिटली, ठीक है। सो व्हीट खरीदता है और उसका व्हीट का रेट ना 35 रुपीज पर केजी है, और वो हमेशा 1000 का बोरी में वीट खरीदता है, मतलब 1 टन वीट खरीदता है। सो उस केस में उसका डेटा में हमेशा परचेज रजिस्टर में 35,000 का फिगर, और वीट उसका मेजर इनपुट है उस कंपनी के लिए। सो उस कंपनी के लिए 35,000 विल बी अ मेजर फिगर, जो बहुत ज्यादा आएगा, तो आपका डेटा बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाएगा, तब आपका बेनफोर्ड्स लॉ अप्लाई नहीं होगा उस केस में। या फिर सपोज आप ऐसे कंपनी में सेल, उसका सेल रजिस्टर देख रहे हो, जिसका हर चीज का दाम चाहे तो 9 होता है या 99 होता है या 999 होता है, ऐसे करके सीरीज में होता है, तो उस केस में ऑब्वियसली बेनफोर्ड्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ऐसे सिचुएशंस में बेनफोर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, प्लस डेटा का साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा, 100 डिजिट्स में अगर 100 इनवॉइसेस में अभी एनालिसिस करें तो नहीं मजा आएगा। और एक चीज है कि और एक हाँ, और तो अगर ऐसा डेटा आ रहा है ये 35 का एग्जांपल में, तो आप ये डेटा को हटा देना जो आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, और जो कि ये डेटा को मतलब कि ये कर रहा है, मतलब डिविएट कर रहा है जो बेनफोर्ड लॉ का अप्लाई होने में, तो ये डेटा को हटा के फिर बेनफोर्ड लॉ को, मतलब ये जो परचेज ऑफ व्हीट है, इसको हटा के फिर बेनफोर्ड लॉ अप्लाई करके देखना कि ये डेटा पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं। सो ये एक तरीका है फ्रॉड्स को पकड़ने का, कि अगर ये डेटास को ऑब्जर्व किया जाता है। जनरली बहुत बड़ कंपनीज क्या करते हैं, बहुत कंपनीज में जैसे ऐसा है कि किसी का 1,90,000 का इनवॉइस है, 1,90,000, वो क्या कर रहा है, इसको नेक्स्ट मल्टीपल में इसको ट्रांसफर कर दे रहा है, इसको 2 लाख करके इनवॉइस बना रहा है और सेल्स को इन्फ्लेटेड दिखा रहा है। तो ये सब चीज पकड़ में आता है। आप अभी ऑडिट करने जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, ठीक है ना। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आप ये फॉरेंसिक वाला पैटर्न्स को अप्लाई कर सकते हो। आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ये सब चीज वो बोलना, मतलब कि शो योर नॉलेज मीन्स तुम आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट देके ये सब जो चीज सीख रहे हो, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल्स में अवेलेबल है, ये सबको शो करने की कोशिश करना। कल को कोई बोलेगा ना कि यार सैम्पलिंग, आप लोग आपने सैम्पलिंग कैसे कैसे तरीके से किया, तो आप तो नॉर्मल बोलोगे रैंडम सैम्पलिंग, हाइपरजेड सैम्पलिंग, रैंडम नंबर जनरेट करके किया है, ब्लॉक टेस्टिंग किया है, मतलब बहुत तरह के। लेकिन सर मैंने बेनफोर्ड्स लॉ को भी अप्लाई करके देखा है, बेनफोर्ड्स लॉ भी अप्लाई करके देखा है अपने डेटा में। मेरा डेटा वो पैटर्न्स को फॉलो कर रहा था, और जहां पैटर्न्स को नहीं फॉलो कर रहा था, जैसे मैंने बोला कि जहां पर थोड़ा स्पाइक ज्यादा दिख रहा है, उधर पर मैंने फिर 2 डिजिट एनालिसिस किया। सो 2 डिजिट एनालिसिस किया, सेकंड डिजिट वाला एनालिसिस किया,
उसके बाद मेरे को जहां पर 2 डिजिट एनालिसिस में जो पैटर्न्स नहीं मैच कर रहे थे वहां पर मैंने उसको यूज किया है, ये लॉजिक्स को यूज किया है, ये वाला लॉ को, और वहां से फिर मैंने सैंपल्स को सिलेक्ट किया। आपका पार्टनर भी खुश होगा, आपका पार्टनर भी इंप्रेस होगा। तो ये सारे चीजों को याद रखना, ठीक है। और ये सब जो ये पीडीएफ ये पीडीएफ इजीली अवेलेबल है इंटरनेट में, ठीक है ना। मैं ये पीडीएफ को शेयर नहीं करूंगा बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग जस्ट टीचेस यू द शेप ऑफ द स्पून। सो आप लोग को टास्क से नहीं मिलेगा तो मेरे को पिंग कर देना, मैं फिर बता दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसके अलावा ये एक मैंने ये बोला था, अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। ये तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट डिविएशन का तरीका से आप एब्जॉर्ब कर सकते हो पैटर्न्स को। एक और तरीका है, उसको बोला जाता है जेड टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। ये जेड टेस्ट क्या है, इसको मैं बताता हूं। इसका ये एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला बेसिकली है, ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये फॉर्मूला है z इज इक्वल टू मॉड ब्रैकेट में एक्चुअल पैटर्न माइनस एक्सपेक्टेड पैटर्न माइनस 1/2n। n इस केस में होता है बेसिकली मेरा नंबर ऑफ काउंट्स, नंबर ऑफ इनवॉइसेस टोटल, रूट ओवर एक्सपेक्टेड पैटर्न ब्रैकेट 1 माइनस एक्सपेक्टेड पैटर्न टू द पावर n। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर एक नंबर जनरेट हुआ। अब ये जेड टेस्ट क्या होता है, और यहाँ पर बोला जाता है ये नंबर से जनरेट होने के बाद अगर नंबर 1.96 से ज्यादा है, अगर नंबर 1.96 से ज्यादा है तब आप इसको ये करो, मतलब तब आप वो नंबर्स को थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, मतलब उसके फिर डबल डिजिट एनालिसिस में जाओ और उसके बाद आप उसको इन्वेस्टिगेट करो। तो ये जेड टेस्ट है क्या। अब मैं आपको याद कराता हूं कि आप लोग कॉस्ट और माफा पढ़ रहे होगे बेसिकली। अगर नहीं पढ़े होगे कोई दिक्कत नहीं है। माफा और कॉस्ट में, मेरा हैंडराइटिंग बहुत बुरा है, प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। माफा और कॉस्ट में आपको एक ऐसा कुछ बेल शेप्ड कर्व दिखाया गया था, अब याद करना, और जेड का वैल्यू निकालना सिखाया गया था। ये कर्व क्या बोलता है, ये कर्व बोलता है कि इस कर्व का मीन जो है वो 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 है, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन। और फिर आपको बोला गया था कि सपोजिटली एक डेटा आपने एनालाइज किया, एक सपोजिटली ये हो सकता है एनपीवी, आपको बोला जाता था कि एनपीवी सपोजिटली 60 है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 20 आया, मीन एनपीवी जो आया वो 60 आया और स्टैंडर्ड डेविएशन सपोजिटली 20 आया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी ग्रेटर देन 90। सपोजिटली मेरा जो एनपीवी होगा वो 90 से ग्रेटर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, सपोजिटली ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता था तो आप क्या करते थे, एक जेड का वैल्यू निकालते थे। जेड का वैल्यू, उसका फॉर्मूला होता था एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 1.5। ये आया इस कंटेक्स्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वाला कंटेक्स्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन। सो 1.5 आया। फिर आप खोलते थे एक जेड टेबल जो कि कुछ इस तरीके का दिखता था, इस तरीके का, और यहां पर दिख रहा है कि 1.5 का ये है जेड टेबल, जो कि यहां पर देखिए आप 0 में 50 दिख रहा है, 50%, ठीक है, और 1.5 में दिख रहा है 0.9332, ठीक है, 1.5 में 933। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनपीवी विल बी लेस देन 90, सो आप क्या करते, आप इधर पर यहाँ पर 1.5 अगर आ रहा है तो आपको इस रीजन पूछ रहा है, ये टोटल रीजन का, तो आप बोलते हैं 93% इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एनपीवी विल बी लेस देन 90। बट अगर आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है ग्रेटर देन 90 तो आप बोलोगे 7% इज द प्रोबेबिलिटी। सिमिलर कंटेक्स्ट में अब एक और ये देते हैं, अगर आपसे पूछता कि सपोजिटली इस केस में 30 से 90 का रेंज में अगर एनपीवी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 30 से 90 के रेंज में एनपीवी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, सो यहाँ का प्रोबेबिलिटी है 7%। तो सेम यहाँ का भी प्रोबेबिलिटी होगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो 30, यहाँ पर भी 1.5 है माइनस में और यहाँ पर भी 1.5 है, सो दिस इज ऑल्सो 7, दिस इज ऑल्सो 7, सो 14%, 100 में से अगर 14% में आया, 86% इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल फॉल बिटवीन द रेंज ऑफ 30 to 90 एंड 14% इज द प्रोबेबिलिटी कि नंबर इसके बाहर फॉल करेगा। सो इसी कंटेक्स्ट में वो z, यही वो z का फिगर है, ये जो z का फिगर जो हम लोग 1.5 लिए थे, यही पर वो z का फिगर है जो वो लोग बोलते हैं कि 1.96 मतलब कि वो बोल रहा है कहीं इस तरफ आ रहा है, और वो बोल रहा है 1.96 में क्या होता है, 5% टॉलरेंस होता है, 5% टॉलरेंस। ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि 5%
टॉलरेंस है, मतलब हम लोग 5% डिविएशन एक्सेप्ट करेंगे। तो वो बोलना चाह रहा है 1. मैं दिखा देता हूँ 1.96 में। सो बेसिकली ये 1.9 है और ऊपर में है 6, ये 6, सो 1.9 का है 0.9750, तो ये आता है 0.25। सो 0.25 यहाँ का 0.25 है और यहाँ का 0.25 है, सो ये आता है 5%। तो बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा है कि 5% जो डेविएशन है, 5% हम लोग 5% डेविएशन ये करेंगे। तो अगर आपका नंबर 1.96 से पार हो गया है सपोजिटली, अगर आपका, सो मतलब आप मेरा जो एक्सेप्टेंस लेवल वाला जो ये जो एरिया है, इतना एरिया को पार कर दिया, मतलब मेरा जो मीन था, मेरा जो एक्सपेक्टेड मीन था उसका और एक्चुअल जो वैल्यू है वो इस एरियाज को पार कर दिया है, और वो डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, और यहाँ पर हमको इन्वेस्टिगेट करने का जरूरत है, ये एरिया को इन्वेस्टिगेट करने का जरूरत है। बट अगर इस एरियाज के अंदर है, सो द डेटा इज 95% कंफर्मिंग टू द एक्सपेक्टेड पैटर्न्स, मतलब कि जितना है पैटर्न्स को कंफर्म करा 95%। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ जेड टेस्ट। फॉर्मूला आपको दिख रहा है, फॉर्मूला यहाँ पर भी पीडीएफ में मैंने आपको शेयर कर दिया कि यहाँ पर पीडीएफ में क्या फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है। तो उसके अकॉर्डिंग 7 में दिखा रहा है वो कि 2.26 है, और जैसा हम लोग ऐसे भी हम लोग नेकेड आई से भी देख पा रहे थे कि 7 जो नंबर है उसका टेस्ट बहुत ज्यादा है, उसका थोड़ा वेरिएंस थोड़ा ज्यादा निकला है कंपेयर टू अदर नंबर्स। तो यहां से भी पता चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड जरूर से हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, हमें इन्वेस्टिगेट करके देखना है कि हुआ है कि नहीं, और एक्चुअल डेटा के ऊपर, ठीक है। अच्छा, बट ये जेड टेस्ट इसलिए मैंने पहले इसलिए बोला कि ये मैट टेस्ट करिए, ये जेड टेस्ट मत करिए, क्योंकि जेड टेस्ट का एक प्रॉब्लम है, अगर ये जो इनवॉइसेस है ना, ये इंक्रीज होने से ये जेड टेस्ट थोड़ा सा गंदा फिगर देना लगता है, मतलब कि सही वो ठीक से काम नहीं करता बेसिकली, ठीक है ना। अगर मैं इस नंबर को इनटू पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं, हाँ ठीक है ये वर्क कर गया। सो अगर मैं ये सारे नंबर्स को इनटू 10 कर दूं सपोजिटली, सॉरी, हाँ इनटू 10 कर दूं, इनटू 10 अगर मैं सिर्फ इनटू सॉरी इनटू 10 into 10 into 10 into 10 and into 10। सो आप देखोगे परसेंटेज भी सेम है 28, क्योंकि मैंने सारे को ही 10 से ये किया है, और एक्सपेक्टेड पैटर्न्स भी सेम है। बट जेड टेस्ट अचानक से बढ़ गया, जेड टेस्ट में ये 3.43 आ गया, तो आपको लगेगा कि ये वाला गलत है, 3.43 बहुत ज्यादा डिविएट कर रहा है, हमें तो 1.96 पढ़ा था कंसेप्ट में, तो ये तो वो सही रिफ्लेक्ट नहीं करता। उस केस में अगर बहुत ज्यादा नंबर्स है तो आप ये मैड वाला एनालिसिस में जा सकते हो, क्योंकि देखिए मैड में अभी भी वही आ रहा है पिक्चर, और या फिर सबसे हाईएस्ट नंबर्स को, जैसे 7 इट इज वेरी हाई देन 3, तो उसको ये कर सकते हो। इसलिए जेड टेस्ट जेड स्टैट्स वाला जो एनालिसिस है वो ज्यादा रिकमेंडेबल नहीं है। सो हमारे एजेंडा में आज का था कि बेनफोर्ड्स लॉ क्या है, लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दिया, जेड स्टैट्स भी बता दिया, वेयर नॉट अप्लाइड, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट के फॉरेंसिक कोर्स, ये हम लोग फॉरेंसिक्स ऑडिट में सीखते हैं। तो बेसिकली आई वाज मतलब मैंने वो इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट कोर्स ऑन फॉरेंसिक ऑडिट था उसको मैंने कुछ साल पहले किया था, और वहां पर मैंने ये वाला चीज सीखा था। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये कोर्स रिकमेंडेबल है क्या, मतलब कि इसको करना चाहिए क्या। सो इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आई डिड दिस कोर्स बिकॉज मेरे को एक्चुअली स्पॉन्सर किया गया था मेरे ऑफिस से, सो मैंने ये कोर्स को किया था। इट इज रिकमेंडेड टू डू दिस कोर्स फ्रॉम दिस बॉडी, बेसिकली एसी, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स। सर इंस्टीट्यूट का करने से क्या है कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि फॉरेंसिक का कोर्स होने, जैसे दिशा का कोर्स होने से बैंक ऑडिट्स मिलता है, वैसे फॉरेंसिक ऑडिट ये होने से फॉरेंसिक ऑडिट बैंक का बहुत सारा मिलता है। इसलिए प्रैक्टिस जो करते हैं उन लोग को इंडियन बॉडी से ये वाला लेना पड़ता ही है, और इसलिए वो करते भी है, ठीक है। बट अगर आपको फॉरेंसिक ऑडिट में इंटरेस्ट है तो एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स का एक एक्सटर्नल बॉडी है, वो कंडक्ट कराता है ये चीज, तो आप इसको कर सकते हैं। आई गेस मेरा जो आज का एजेंडा था वो ओवर हो गया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, you liked it, do like it and subscribe please,
and help others also by sharing the concept. Discuss with others. That will be the best way to learn the concepts. And that's it. Thanks for watching the video, and we'll meet you soon again with a new topic. Bye bye. Thank you.